पॉपुलेशन, इनकम इनइक्वालिटी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड पॉवर्टी। ठीक है, तो ये हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास के अंदर जो पहली चीज हम करेंगे वो ये है कि व्हाट आर द पॉलिसीज टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कंट्रीज जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो सही मायने में डेवलप नहीं हो पाई, हाउ कैन दे अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सो what are some of the policies that the government can pursue in order to achieve economic development? मैं जरा इस तरह कर रहा हूं उसको ताकि बेहतर नजर आए। सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बेहतर करें। हमें पता है डेवलपिंग कंट्रीज का ज्यादा फोकस किस पे होता है? प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो उनको बेहतर कैसे कर सकते हैं हम? उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर करके, फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बेहतर करें। आप मशीनरी अच्छी लाएं, ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, इक्विपमेंट अच्छा इस्तेमाल करें ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी ना, तो एग्रीकल्चर में भी वैल्यू एडेडनेस आ जाएगी, तो हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, दैट कैन इंक्रीज इनकम्स, टैक्सेस, ऑल ऑफ दैट कैन कॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द लॉन्ग रन। नंबर वन। नंबर टू, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या मतलब जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन का? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो उन इंडस्ट्रीज पे फोकस करें जो एक्सपोर्ट जिनका पोटेंशियल हो। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो अब वो वेपन्स के जरा एक्सपोर्ट के चक्रों में पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान को लगेगा कि जी हमारा वेपन्स की इंडस्ट्री में जो है ना एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। तो पाकिस्तान शुड ओपन एंड स्टार्ट सच इंडस्ट्रीज जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, सो दैट वी आर एबल टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट अर्निंग्स, एंड एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस भी हो। जी देवी, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना जानी, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स। आपको अब आफ्टर 40 मिनट्स तो आई प्ले विद यू। ठीक है, अभी उतनी देर में आपको वो बस आप पहन लो। ठीक है, सॉरी बच्चों, मेरी बेटी अभी आप आज आई एम बेबी सिटिंग हर बिकॉज माय माय वाइफ इज इन द क्लिनिक, तो इसीलिए अपॉलॉजीज। मैं बीच पे जो है ना वो जरा डिस्ट्रैक्टेड होऊंगा, बट आई ट्राई माय बेस्ट के जल्दी से हम करते जाएं। अच्छा, नंबर थ्री, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। किधर जा रही है? अच्छा, सो इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। अच्छा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है ना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इकोनॉमी डेवलपमेंट के साइकिल पे तेजी से चली जाती है। ठीक है, कैसे? इसको कहते हैं वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, मैंने बड़े डिटेल में एक चेन बनाई है जो बेसिकली वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ या वर्चुअस साइकिल ऑफ डेवलपमेंट शो कर रहा है कि ये क्या हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है जी, लेट्स सपोज आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, यहां से शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है आपके मुल्क में, ठीक है, गवर्नमेंट ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है फर्म्स के लिए कि वो इन्वेस्टमेंट लाती है आपके मुल्क में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? आउटपुट बढ़ता है। उसके लिए हमें ये डायग्राम, अगर आपको याद हो, मैंने ये डायग्राम आप लोगों के लिए बनवाया हुआ है। ये हमने मल्टीप्लायर इफेक्ट वाला जो डायग्राम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाला कर्व, ये जो हमने मैक्रो का चैप्टर दिसंबर एग्जाम से पहले किया था, उसमें मैंने ये बनाया था आपके लिए। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट जब बढ़ती है या इवन एक्सपोर्ट और ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है, जिससे जो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है, मतलब आउटपुट, वो इंक्रीज होता है बाय के टाइम, जो के मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से आउटपुट और बढ़ गया, मतलब जीडीपी, रियल जीडीपी बढ़ गया। जीडीपी बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, क्योंकि आउटपुट बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी तो लोगों को इनकम ज्यादा मिलेगी, लोग इनकम ज्यादा कमाएंगे। जब इनकम ज्यादा होती है तो लोग सेविंग भी ज्यादा करते हैं, ऑब्वियसली, बिकॉज लोग सेव ज्यादा कर सकते हैं इनकम ज्यादा होने से। जब सेविंग ज्यादा हो गई, तो सेविंग ज्यादा होने से लोग के जो फर्म्स हैं वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करती हैं। अब बच्चे कहेंगे, अब तुम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर सेविंग ज्यादा होने से इन्वेस्टमेंट ज्यादा कैसे हो सकती है?
सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे से? सेविंग कहाँ करते हैं आप? बैंक्स में करते हैं ना, ठीक है, या स्टॉक मार्केट में करते हैं, ठीक है। बैंक्स में करते हैं तो बैंक्स के पास फंड ज्यादा होंगे, जिससे वो सस्ते इंटरेस्ट रेट पे फर्म्स को लेंड कर सकते हैं, जिससे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट में फर्म्स के पास कैपिटल फाइनेंस ज्यादा हो जाएगा, जिससे वो और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समझ आई? तो सेविंग से ज्यादा होगी। पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान में सेविंग्स रेशो कम है, सेविंग टू, ठीक है, अनलेस सादा तो जो खर्चा नहीं करता, लेकिन बाकी बच्चे जो है, बाकी लोग जो है वो खर्चे ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो बहुत लो है, ठीक है। तो जितनी सेविंग होगी उतनी इन्वेस्टमेंट होगी, और जितना इन्वेस्टमेंट होगी फिर आउटपुट बढ़ेगा, फिर वही डायग्राम बनेगा। आउटपुट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, सेविंग, ये साइकिल चलता रहेगा अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का जो एनवायरमेंट है उसको क्रिएट करे अपने मुल्क के अंदर, ठीक है। और एक्चुअली इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एफडीआई जो अभी हम थोड़ी देर में करने लगे हैं, वो एफडीआई क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी जब आपके मुल्क में आती हैं तो एफडीआई लाती हैं, तो उससे भी ये सारी चीजें होंगी। मतलब नॉट जस्ट लोकल इन्वेस्टमेंट, एफडीआई ऑल्सो क्रिएट्स ऑल ऑफ दिस वर्चुअल साइकिल। इस पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मल्टीनेशनल कंपनीज पे। फिर आप वो अपने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करें, ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करें बाय। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी अब? यस, थम्स अप। ठीक है, चार पांच बच्चों ने थम्स अप कर रहे हैं। सॉरी, वो नेट का इशू चल रहा है, तो मैंने अपने फोन के साथ कनेक्ट कर दी है। होपफुली अब इशू नहीं होगा। लेट मी री शेयर माई स्क्रीन। इज दिस क्लास बीइंग रिकॉर्डेड? अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, बिकॉज नो वन रिमाइंडेड मी, एंड नाउ इट इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। सो चलो, एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग में इसको मैं लगा देता हूँ। आई इट इज, अच्छा, हु इज रिकॉर्डिंग? हमजा तू रिकॉर्ड कर रहा है? अच्छा चलो, वेरी गुड, अगर तू रिकॉर्ड करे अच्छा यार। फिर ये काम करना, जब तुम रिकॉर्ड कर लोगे तो फिर उसको उसका जो लिंक है प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। अच्छा, गुड गुड। अच्छा जी, खैर एनीवे, सो हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट की मैंने बात कर ली। आई होप, बाय द वे बच्चों, मुझे नहीं पता ये मेरा नेट कब कटा है। वर्चुअल साइकिल वाली बात जो मैंने की थी, डिड यू गाइज हेयर दैट? ये समझ आई है? प्लीज मुझे कंफर्म कर दो। यस, जैनब को ने थम्स अप किया, बाकी बच्चे? वर्चुअल साइकिल वाली चीज हम तुम लोग, अच्छा ओके, ठीक है, ओके। एनीवे, सो फिर हम आए थे जो जहां पे मेरे ख्याल में हमारा ये नेट डिस्कनेक्ट हुआ है, कि जी डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करोगे, अब भी आपके मुल्क में बेहतर आउटपुट, बेहतर इनकम्स क्रिएट होंगी, दैट विल लीड टू मोर डेवलपमेंट, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है जी। पॉपुलेशन का कंट्रोल जरूरी क्यों है? बिकॉज जब पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे तो रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल होगा, ओवर पॉपुलेशन से बचोगे, रिसोर्सेज बेहतर इस्तेमाल होंगी, दैट कैन ऑल्सो लीड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
ठीक है। इसके अलावा मल्टानेशनल कंपनीज का मैंने पूरा एक टेबल यहां बनाया हुआ है कि जी मल्टानेशनल कंपनीज आपके मुल्क के लिए अच्छी कब होती हैं और बुरी कब होती हैं। ठीक है। सो जल्दी से एक क्विक ओवरव्यू करता हूं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएनसीज के ऊपर या एफडीआई के ऊपर सवाल आते हैं। एफडीआई मेरे ख्याल में आगे आ रहा है, सो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ करता हूं। लेकिन मल्टानेशनल कंपनीज बेसिकली आपके मुल्क में हाउ कैन दोज मल्टानेशनल कंपनीज बी बेनिफिशियल फॉर द होस्ट कंट्री जहां पे वो आई है। जिस तरह पाकिस्तान इज द होस्ट कंट्री ऑफ नेस्ले। ठीक है। तो uh, हाउ हैज नेस्ले बीन बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। एक तो वो एफडीआई लाए हैं। एफडीआई का मतलब है नए बिजनेस प्रेमिसेस लाए हैं, नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाए हैं, न्यू टेक्निकल एक्सपर्टीज लाए हैं। पहले और तीसरे को मैं मिला रहा हूं। नए टेक्निकल एक्सपर्टीज लाए हैं जिससे जो लोकल फर्म्स हैं उन्होंने भी सीखा है। ठीक है। तो दैट हैज कॉज्ड लोकल फर्म्स टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एज वेल। ठीक है। तो एफडीआई का आना, टेक्निकल एक्सपर्टीज का आना, दैट हैज इंक्रीज्ड द कंट्रीज अबिलिटी टू इंप्रूव इट्स आउटपुट एंड इंप्रूव इट्स प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है। इसके अलावा बेहतर जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, बेहतर इनकम्स प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली लोकल जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं उनको नेस्ले अच्छी इनकम्स प्रोवाइड करते हैं, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। बहुत बड़ा फायदा। टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट कमाते हैं तो लोकल गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं जिससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। और एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज ये अपने हमारे मुल्क पे प्रोडक्ट बनाकर बाहर के लोग जो आसपास के नेबर में कंट्रीज हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी इंपोर्ट्स भी कम होती हैं बिकॉज ये चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से अब वो हमारे मुल्क में ही बन रही हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है एमएनसीज के। एक तो वर्कर्स एक्सप्लॉइट होते हैं। क्यों वर्कर्स एक्सप्लॉइट होते हैं? ठीक है। वर्कर्स को लोकल पाकिस्तानी वर्कर्स को नेस्ले अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं लेकिन इनको काम भी बहुत करवाता है, नंबर वन। नंबर टू, जो लोकल लेबर मार्केट्स के लॉज हैं और वेजेस हैं उनको भी एक्सप्लॉइट करता है क्योंकि देखो नेस्ले के कंट्री ऑफ ओरिजिन है स्विट्जरलैंड में। तो आहिस्ता आहिस्ता स्विट्जरलैंड के अंदर नेस्ले के वर्कर्स को सब्सटेंशियली हायर वेजेस मिलती है कंपेयर टू पाकिस्तान में नेस्ले के वर्कर्स को। क्यों? क्योंकि नेस्ले एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पाकिस्तानी लेबर मार्केट को। सिंपल सी बात है। तो दिस इज बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स इन दीज लो इनकम कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज। नंबर टू, नेचुरल रिसोर्सेज भी ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है एक्सप्लॉइट करते हैं बिकॉज उनको एनवायरमेंट डैमेज से लिटरली कोई कंसर्न नहीं है। उनकी तो कंट्री भी नहीं है ये। ठीक है। जहां पे वो एनवायरमेंट डैमेज कॉज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने टैक्स की बात की थी ना, ये टैक्स भी देते हैं लेकिन कई दफा ये मल्टीनेशनल कंपनीज अगर एक मुल्क है जहां पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है तो ये अपने प्रॉफिट्स को टैक्स जब देने की बारी आती है ना अपने प्रॉफिट को स्विच कर लेते हैं टू अदर कंट्रीज जहां टैक्सेस कम है। तो ये भी बहुत अनफेयर है। लोकल कंपटीशन भी मार्केट में जो लोकल फर्म्स होती हैं वो शट डाउन हो सकती हैं, होती हैं क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ compete नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये हो गए जी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एमएनसीज फॉर द होस्ट नेशन। ठीक है। सो ये डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट भी बड़े हैं लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं और एफडीआई जब हम करेंगे तो इसके और जरा डिटेल्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरा एक दफा गो थ्रू कर लेना घर पे। अभी फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है। एक क्विक ओवरव्यू मैं देता हूँ जी। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों अचीव नहीं कर पाती? बिकॉज हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है और अच्छी क्वालिटी की नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में कम होती है। तो वो जो वर्चुअस साइकिल था ना उससे ऑपोजिट कर दे तो पॉवर्टी ट्रैप बन जाता है कि जी इन्वेस्टमेंट कम है तो जीडीपी कम होगा, जीडीपी कम है तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम है इनकम्स कम होंगी, जिससे सेविंग्स कम होंगी, जिससे और इन्वेस्टमेंट कम होगी, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा तो आउटपुट और कम होगा। ये चेन चल रही है, बुरी चेन चल रही है। तो हमारे जैसे मुल्कों में पॉवर्टी ट्रैप कॉज करता है। फिर इसके अलावा लैक ऑफ वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे भी डेवलपमेंट हैम्पर होती है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं होती हमारे मुल्कों में तो अच्छी अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छा हेल्थ केयर नहीं है, उससे प्रोडक्टिविटी खराब है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बड़ा मसला। इंटरनेशनल ट्रेड में हम जो है बहुत वीक है। ठीक है। जिससे हमारे करंट अकाउंट खराब रहते रहते हैं।
तो उससे कैसे डेवलपमेंट होगी जब हमारे करंट अकाउंट से आगे नहीं जाते, बैलेंस ऑफ पेमेंट से आगे नहीं जाते, और उससे फिर हम कर्जे भी बहुत ज्यादा लेते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्विक ओवरव्यू दी है बेसिकली उसके ऑपोजिट पॉइंट से जो हमने थोड़ी देर पहले किए थे। सो इसको एक दफा घर पे जरा जल्दी से आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, नाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन्स देते हैं खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज को, ये भी आपके कोर्स में इंपॉर्टेंट है। दो तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आई थिंक वर्ल्ड बैंक के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं लिखी, ये मैं इंशाल्लाह वंस द चैप्टर एंड्स, तो बल्कि इनफैक्ट आज ओवर द वीकेंड में जो है ना ये जरा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जरा डिटेल्स थोड़ी ज्यादा लिखूंगा आपके लिए, फिर आपको वो मैं जो है ना आपके साथ शेयर कर दूंगा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, पहली बात तो ये आईएमएफ का क्या काम है। आईएमएफ का काम है जब जो कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रही होती है ना, उनको असिस्ट करना ताकि वो डिफॉल्ट से बचें। डिफॉल्ट क्या होता है? जब आप अपने पेमेंट्स पूरी ना कर पाए, चाहे कर्जे चाहे इंपोर्ट बिल्स पूरे ना कर पाए, तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। आईएमएफ का क्या काम है? कंट्रीज को ये डिफॉल्ट रिस्क से और बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज से बचा कर रखना। ठीक है, बेल आउट करना। कैसे बेल आउट करना? लेंड करके उनको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डॉलर्स। ठीक है, डॉलर्स लेंड करके। ठीक है, और बेसिकली वो किस तरह ये लेंडिंग करते हैं, ये प्रोसेस का मैंने यहाँ पे ये एक छोटा सा मैंने एक स्टेप बाय स्टेप उनका प्रोसेस मैंने बताया हुआ है कि पहले जी आपकी इकोनॉमी की सर्वेलेंस करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि आपकी इकोनॉमी के मसाइल क्या हैं, जिनको हल कैसे करना है। ठीक है, फिर वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो बताते हैं आपकी इकोनॉमी को कि अब आपने क्या क्या करना है। हमें आपको लोन हम आपको लोन उस वक्त देंगे जब हम आप जरा अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाएंगे, इतने टैक्सेस बढ़ाने हैं, इतनी सब्सिडीज देनी है, एक्सचेंज रेट को इस तरह करना है। बेसिकली अपने आपकी इकोनॉमी को माइक्रो मैनेज करती है आईएमएफ। ठीक है, एंड वंस यू बेसिकली प्रॉमिस कि हम ये लेंडिंग एज एन ये रिफॉर्म्स करेंगे, और आप दिखाते हैं कि आप आईएमएफ को दिखाते हैं आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं, फिर वो आपको लेंडिंग करते हैं ताकि आपको वो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज हैं वो जरा आपके थोड़े से आपको उसका रिस्पाइट मिल जाए। ठीक है, ये आईएमएफ का काम है। ठीक है, पाकिस्तान आईएमएफ के पास पता नहीं कितनी, अब तो पता नहीं सैकड़ों दफा जा चुका है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, प्रोबेबली पाकिस्तान से ज्यादा सिर्फ एक ही कंट्री है जो आईएमएफ के पास गई है, प्रोबेबली अर्जेंटीना है मेरे ख्याल में, या इजिप्ट है, वन ऑफ द टू। ठीक है, तो आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की वजह से ही मेरे ख्याल में जो है वो सरवाइव कर रही है। ठीक है, फिर आते हैं वर्ल्ड बैंक पे। वर्ल्ड बैंक क्या होता है? वर्ल्ड बैंक का ताल्लुक है, लेंडिंग करती है वो कंट्रीज को, लेकिन वो कंट्रीज को लेंडिंग करती है फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट के ऊपर लेंडिंग करती है। तो जिस तरह पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने लेंडिंग की थी, आई थिंक $7 बिलियन थे या $5 बिलियन थे, ये मंगला डैम और तरबेला डैम बनाने की 1960s के अंदर, अयूब खान के जमाने में, पढ़ा ही होगा आपने पाक स्टडीज के अंदर। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक का काम है बेसिकली, और सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पे, इजी कंडीशंस पे वो लोन्स होते हैं ताकि कंट्रीज जो है ना उनके लिए फिर ज्यादा मसला ना हो। ठीक है, अब इनके इंशाल्लाह मैं एक पेज बनाता हूँ ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि ये आपके कोर्स में ये एडेड एडेड है। इसका सवाल मैंने नहीं देखे ज्यादातर कभी, लेकिन ज्यादातर नहीं, कभी भी नहीं देखे टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैं इनका इंशाल्लाह आपके लिए बनाता हूँ, एक पेज बनाता हूँ जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के प्रोज एंड कॉन्स कंट्रीज के लिए जो है ना, ये भी मैं आपके लिए इंशाल्लाह ये एक टेबल बना दूंगा, होपफुली फिर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं हम एफडीए, कुछ चीजें ही नहीं, कोई चीज नहीं रह गई। एफडीआई पे आते हैं अब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा बाय द वे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो डेवलप कंट्रीज कुछ प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, यू कैन गो थ्रू दीज के जी। कुछ नॉट ऑल, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना हाई करंट अकाउंट डेफिसिट से गुजर रही होती हैं, जिस तरह अमेरिका हो गया। ठीक है, क्योंकि उनका फाइनेंशियल मार्केट इतनी तगड़ी होती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट उनका पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हाई इमिग्रेशन, एजिंग पॉपुलेशन एंड हाई डिपेंडेंसी रेशियो, ये बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज वो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कुछ चीजें यू कैन ऑब्वियसली मेमोराइज दीज, ताकि अगर डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर सवाल आते हैं तो यू कैन ऑब्वियसली एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स इन इन मोर डिटेल। ठीक है, अब आते हैं जी
एफडीआई पे। बच्चों एफडीआई क्या होती है? व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? Foreign direct investment is an investment scheme where any particular firm or any individual makes an investment in one country, जो foreign country होती है, into business interests located in that foreign country. क्या मतलब business interest? Business interest का मतलब है इन्वेस्टर बेसिकली जो है ना, फॉरेन इन्वेस्टर, वो दूसरी कंट्री में या तो बिजनेस ऑपरेशंस खोलता है या किसी दूसरी कंट्री के किसी बिजनेस के अंदर एसेट्स खरीद लेता है, या एसेट्स एज ए मतलब इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, जितना फौजी फर्टिलाइजर में ये एफएफसी के अंदर, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के अंदर यूएई का रखा है। यूएई तो एक कंट्री है, तो मतलब प्रोबेबली दैट इज नॉट द बेस्ट एग्जांपल, बट वो भी एक्चुअली है तो एफडीआई है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। एंड क्या कहते हैं, लेकिन मे बी नॉट, दैट माइट नॉट बी एन एग्जांपल ऑफ मल्टीनेशनल्स, बट एफडीआई की एग्जांपल है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज भी ये कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बाहर की कंपनी पाकिस्तानी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ले, और ये होता है बहुत, एक्चुअली पाकिस्तान में होता है ये, कि स्टॉक एक्सचेंज में उनके कुछ शेयर खरीद ले। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो मतलब एफडीआई होता है ये, और ये मल्टीनेशनल कंपनी बना देते हैं उस फर्म को। ठीक है, एंड दिस नॉर्मली टेक्स प्लेस इन सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी सेक्टर। अच्छा ठीक है, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। अच्छा, सो दिस नॉर्मली टेप सेकेंडरी सेक्टर में भी और टर्शरी सेक्टर दोनों में बेसिकली एफडीआई ज्यादातर होती है। मतलब प्राइमरी सेक्टर में इतनी नहीं होती, बट हो सकती है, नॉट सेइंग बिल्कुल नहीं होती, बट ज्यादा आपको ये सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में मिलेगी। ठीक है, नाउ व्हाट आर सम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एफडीआई? पहला, उस कंट्री जहां पे वो एफडीआई आई है उसको बूस्ट करती है। कैसे बूस्ट करती है? ये डायग्राम है जी, ये इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जो फंक्शन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे आपका नेशनल इनकम और आउटपुट बढ़ जाएगा के टाइम्स। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट और वो वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ पे आप आ सकते हो। ठीक है, फिर एफडीआई एड्स इन एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग फ्रॉम अब्रॉड। ये एफडीआई ट्रेनिंग भी लाती है बाहर से, क्योंकि एमएनसीज है ना कई केसेस में, तो एमएनसीज जो है वो लोगों को ट्रेनिंग देती हैं, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करती हैं, दैट इंप्रूव्स ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल एज वेल। ठीक है, इसके अलावा कंट्री के एक्सपोर्ट्स इंप्रूव करती है एफडीआई। अगेन ये मल्टीनेशनल कंपनीज की हमने बात की कि जी अच्छी क्वालिटी के गुड्स बना रहे हैं तो नेबरिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू दोज मल्टीनेशनल कंपनीज। इसके अलावा कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज की क्वालिटी भी बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि क्या करती हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करती हैं फिर, क्योंकि पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होती हैं, तो उस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है, और साथ में कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स भी सब्सटेंशियली इंप्रूव करती हैं। ठीक है, हाउएवर एफडीआई के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, और बाय द वे एफडीआई के अंदर और भी एक दो फायदे तुम लिख सकते हो, जिस तरह यहाँ मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज के लिखे हुए हैं कि जी उससे टैक्सेस भी बढ़ सकते हैं। आई मीन यू कैन ऐड टैक्सेस वाली बात, इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू थ्रू एफडीआई, राइट? लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है जी डिसएडवांटेजेस? लोकल फर्म्स डिस्करेज होती हैं, क्योंकि वो कंपीट नहीं कर पाती फॉरेन फर्म से, सिंपल सी बात है। तो एफडीआई से लोकल फर्म्स में भी डिस्करेज्ड। ठीक है, नंबर टू, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है दैट कैन बी कॉस्टलियर देन लोकल इन्वेस्टमेंट। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ दैट एंटरप्रेन्योर जो एफडीआई लेके जा रहा है। ठीक है, कि यार नेस्ले वो स्विट्जरलैंड से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए कॉस्टली होगी। लेकिन अगर वो नेस्ले स्विट्जरलैंड में या यूरोप में कहीं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, उसके लिए लेस कॉस्टली होती, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाए अमंग अदर थिंग्स। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव एफडीआई कैन आल्सो कॉज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अगर बाहर से फर्म्स आई हैं, मल्टीनेशनल आई हैं, एफडीआई आई है, और वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज कर देते हैं, ठीक है, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव एफडीआई कैन कॉज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वर्कर्स बेचारे वो टेक्नोलॉजी से या कैपिटल से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस बहुत होती हैं। ये लार्ज एमएनसीज एफडीआई के थ्रू, एफडीआई की तलवार लटका कर जो है ना, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस करती हैं गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट को कहते हैं जी ये हम इतनी एफडीआई ला रहे हैं, चले हमें टैक्स रिबेट्स दें या सब्सिडीज दें, तभी आएंगे। ठीक है,
इसके अलावा एफडीआई से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट हो सकती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बहुत जरूरी, एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकती है। ठीक है, सो ये हो गया जी हमारा एफडीआई। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक ये इसका सवाल या इंटरनेशनल एड, इनमें से एक सवाल, एक का जो एक टॉपिक का सवाल जो है ना, ये अभी अक्टूबर नवंबर 2025 में, जैसे ही हमारा कोर्स खत्म होगा ना, मैं आपके साथ अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर क्लास में करूंगा। ठीक है, आसान पेपर था टू बी ऑनेस्ट। वो ये जो अभी आया है P2 P4, तो P4 में इन दोनों में से किसी एक के ऊपर सवाल आया, और एफडीआई के ऊपर पहले भी सवाल आ चुके हैं, 2024 2023 में भी सवाल आ चुके हैं एफडीआई के ऊपर। ठीक है, मैक्रो के, तो इसलिए ये बड़ा जरूरी ये टॉपिक है। मैंने जल्दी जरूर किया क्योंकि है आसान। ठीक है, लेकिन है बहुत जरूरी, सो यू शुड नो कि इसके इसके ऊपर ऐसे आ सकते हैं। और फाइनली इस चैप्टर के अंदर हम इंटरनेशनल एड करते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल एड क्या होता है जी? मना थोड़ा सा ऐसा कर दे, एक और, अच्छा चलो, ठीक है। सो इंटरनेशनल एड क्या होती है जी? इंटरनेशनल एड होती है कि बेसिकली जो वेल्दी डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, वो रिसोर्सेस को ट्रांसफर करती हैं, सच एज मनी। ज्यादातर जो एड होती है मनी में ही होती है, लेकिन कई दफा एड होती है इन टर्म्स ऑफ फूड आइटम्स, फार्मास्यूटिकल्स, वेपन्स, टेक्निकल सर्विसेज एंड ट्रेनिंग फ्रॉम वेल्दी नेशंस इनटू डेवलपिंग कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ ईदर लोन्स और ग्रांट्स। मतलब एड लोन्स में भी हो सकती है, सिर्फ ग्रांट नहीं है जरूरी, कई दफा कभी कभी, बल्कि इनफैक्ट कई दफा लोन्स में भी एड होती है कि सस्ते इजी लोन्स आपने डेवलपिंग कंट्रीज को ये वेल्दी कंट्रीज ने दे दिए। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली दिस इज व्हाट इंटरनेशनल एड इज। अब इसके पर्पसेस क्या होते हैं? डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंप्रूव करना, हेल्थ केयर, जो कई डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्थ केयर खराब है उनको हेल्थ केयर को इंप्रूव करना, पॉवर्टी को कॉम्बैट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, यहाँ पे मैंने फूड का नहीं लिखा, फूड प्रोवाइड करना। ठीक है, लेकिन इसके क्रिटिसिज्म्स भी आगे पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म्स इसकी में से दो जो सबसे कॉमन है वो है इन्फ्लेशन बढ़ती है, डिमांड पुल, और साथ में पॉलिटिक्स में, कंट्रीज की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं। क्या मतलब पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं? कि जी एड की वजह से आप बेसिकली, एड के थ्रू आप बेसिकली जो डेवलप कंट्रीज और जो पावरफुल कंट्रीज हैं, ये अपनी सॉफ्ट पावर क्रिएट करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। ठीक है, जिससे बेसिकली फिर वो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो इनके ताबेदार हो जाते हैं, सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स अगले पेज पे उसके पूरा मैंने टेबल बनाया, उसको करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एड? एक है टाइड एड। टाइड एड क्या होती है जी? टाइड एड होती है, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को एड देता है, और साथ में पाकिस्तान अफगानिस्तान से कहता है यार ये एड तो हम दे रहे हैं, साथ में तुमने ये इस एड से जो तुम्हें फूड की जरूरत है, वो फूड तुम सिर्फ हमारी कंपनी से ही खरीदोगे, पाकिस्तानी कंपनी से। ठीक है, तो एक किस्म का वो फायदा उसी कंट्री को हो रहा है जो एड दे रही है। ठीक है, उसको भी फायदा हो रहा है, जो ऑब्वियसली दैट इज प्रोबेबली अ बिट इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। अफगानिस्तान को भी उसका फायदा है, लेकिन पाकिस्तान को भी उसका फायदा है, पाकिस्तान को काफी फायदा है इनफैक्ट। ठीक है, कि जी हमारी फर्म्स की चीजें बिकेंगी। ठीक है, ये टाइड एड है बेसिकली, कि शर्त लगा दी कि जी एड ले रहे हैं, ठीक है एड तो है ये, लेकिन ये एड खर्च तुमने हमारी फर्म्स के ऊपर ही करनी है। ठीक है, इसके अलावा बायलैटरल एड। बायलैटरल एड क्या होती है? तो एक कंट्री जब दूसरी कंट्री को एड देती है, जिस तरह चाइना पाकिस्तान को एड देता है, अमेरिका पाकिस्तान को एड देता है, ये बायलैटरल एड है। मल्टीलैटरल एड होती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री को एड दे। फॉर एग्जाम्पल यूएन जो है, या वर्ल्ड बैंक, या आईएमएफ तो एड नहीं देता होता, यूएन और वर्ल्ड बैंक ये एड दे देते हैं। ठीक है, कि मतलब टू रिलीव हंगर इन डेवलपिंग कंट्रीज, टू रिड्यूस मेल न्यूट्रिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, टू to take a country out of the out of a natural disaster that has happened in the country। ठीक है, कोई वॉर टॉर्न कंट्री में अगर कोई एड होगी, ये सारी मल्टीलैटरल एड होती है।
मिलिट्री एड भी होती है, ठीक है, जिस तरह यूएस ने पाकिस्तान को एड दी थी वॉर वॉर ऑन टेरर में, और काफी सारी वो बेसिकली मिलिट्री एड थी। प्रोजेक्ट एड, प्रोजेक्ट एड जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को डैम बनाने के लिए जो है वो एड दी थी, लोन दिए थे, लेकिन बेसिकली वो सस्ते इंटरेस्ट रेट पे थे, एड ही कंसिडर कर लो उसको, ठीक है। सो दीज आर टाइप्स ऑफ एड। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनेशनल एड? भाई एक तो बहुत बड़ा फायदा है, क्या? इससे जानें बचती हैं, ठीक है, सबसे बड़ा फायदा तो ये है बच्चों, इससे जानें बचती हैं, और वो कंट्रीज जो डिजास्टर से गुजर चुकी हैं, उन लोगों की जिंदगियां दोबारा रीबिल्ड होती हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सबसे बड़ा फायदा है कि भाई लोगों की जिंदगी बचती है और लोगों की जिंदगी थोड़ी सी इंप्रूव होती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग, मेडिसिन, इक्विपमेंट कैन इंप्रूव हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, मतलब जो फार्मास्यूटिकल आपकी जो एड है, उससे आपके मुल्क का हेल्थ केयर इंप्रूव हो जाता है, एग्रीकल्चर भी इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि आपके मुल्क में जब एग्रीकल्चरल एड होती है, दैट कैन इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, कि आपको एग्रीकल्चरल एड में अच्छे ट्रैक्टर्स मिल दे दें, अच्छे सीड्स दे दें, फर्टिलाइजर्स दे दें, ठीक है, उससे फूड प्रोडक्शन एंड क्वालिटी बेहतर हो जाए, ठीक है। Encouraging aid in industrial development can increase jobs for the workers of that particular country, ठीक है। इंडस्ट्रियल एड अगर आपको मिल गई, खास तौर पे प्रोजेक्ट एड मिल गई, तो फिर प्रोजेक्ट एड की वजह से नौकरियां भी मिलेंगी लोगों को, ठीक है। ये कुछ चार पांच आपके साथ फायदे कर लिए, यू कैन गो थ्रू दी अदर्स एज वेल। अब आते हैं नुकसानात पे, ठीक है। तो वो जो दो नुकसान जो पिछले पेज पे पड़े थे वो तो हमने कर लिए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये जी पैसा आ रहा है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी, और खासतौर पे अगर एग्रीगेट सप्लाई उसको मीट नहीं कर पा रही, ठीक है। दूसरा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स बाय दीज बिग कंट्रीज ऑन दोज पुअर स्मॉल कंट्रीज। जी अब एड दे रहे हैं तो फिर हमारी बातें भी सुनो, ठीक है, टू मोर, राइट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एड कैन इंक्रीज द डिपेंडेंसी ऑफ लो इनकम कंट्रीज ऑन डोनर कंट्रीज। तो जैसे ये एड खत्म होती है, कंट्रीज एक तो कई दफा स्ट्रगल टू रीपे भी करते हैं अगर वो खासतौर पे लोन है, और जैसे ही ये एड खत्म होती है आपकी इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। ये दिस इज वेरी ट्रू फॉर पाकिस्तान। वॉर ऑन टेरर में, मुशर्रफ के जमाने में, 2003 से 2007 में या 2006 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी 6% ग्रोथ पे थी, जो उसके बाद कभी हुआ ही नहीं है, ठीक है, बड़ी जबरदस्त ग्रोथ पे थी। लेकिन जैसे ही वो वॉर ऑन टेरर खत्म हुई और जैसे ही इकोनॉमी मतलब आपको जो एड मिला खत्म हुई अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, आपकी इकोनॉमी क्रैश कर गई, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा रिलायंस क्रिएट कर सकती है, और ऑब्वियसली बात है वो स्ट्रगल टू रीपे भी कर सकते हैं अगर आपको लोन एड दी गई है। करप्शन हो सकती है बहुत ज्यादा जी, क्योंकि हिसाब किताब बहुत ज्यादा नहीं होता ना एड के ऊपर, तो करप्शन होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो ये है जी कोई चार पांच नुकसान, चार पांच फायदे जो हमने इंटरनेशनल एड के किए हैं। विद दैट वी आर डन विद द चैप्टर, ठीक है। सो आई एम ग्लैड कि हमने ये जो एक पेज मैंने रखा हुआ है कि मैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो नोट्स हैं वो जरा थोड़े से आपको आपके एडिट कर दूंगा। सो जल्दी, काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने जरा तेजी में कवर किया बिकॉज ये आसान चैप्टर है, और मतलब ये कि आई एम होपफुल एंड कॉन्फिडेंट के स्टूडेंट्स ये खुद से ये कर सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल बच्चों तो प्लीज। सर वो ये एलईडीसी बेसिकली लो इनकम कंट्रीज होती हैं, एग्जैक्ट उसकी जो एब्रिविएशन है, ये वैसे आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। एलईडीसी आर बेसिकली दीज आर दी सिग्निफाई लो इनकम कंट्रीज, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। सो ये बेसिकली हम इनको सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ कोई और सवाल? ठहरो, मैं तुम लोगों की अटेंडेंस भी लेनी है। बाकी बच्चों ये चैप्टर समझ आ गई? एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर? थम्स अप कर दें अगर समझ आ गई, और जाइएगा बाद मैंने अटेंडेंस लेनी है। भाई अब्दुल्ला मकबूल जो है, साद, तेरा दोस्त है अब्दुल्ला मकबूल, ठीक है, ये तो आ गया इसका, लेकिन अब्दुल्ला मकबूल का माइक क्यों नहीं काम कर रहा? अब्दुल्ला मकबूल सुन भी रहा है मेरी बातें कि नहीं सुन रहा? ये अटेंडेंस के लिए आया है, बहुत बड़ी चीज है, जानता हूं मैं अब्दुल्ला मकबूल को।
चलो, लेकिन ए ले गया तो ठीक है, कोई नहीं। ए आना चाहिए बच्चों का, बाकी जो मर्जी करे। ठीक है, खैर एनीवे, इंशाल्लाह मंडे को मैं आप लोगों को आपके पेपर्स दिखाऊंगा। यू गाइस, आई विल आस्क यू गाइस के सर कंप्यूटर का माइक उड़ा हुआ है। अच्छा, ओके, चलो कोई नहीं। सो आई विल आस्क यू गाइस टू टेक दीज होम, ठीक है, P2 P4 के। और जो मैंने P2 P4 के एसेस की वीडियोस जो इंस्टाग्राम पे अपलोड की हैं, ठीक है, आई एम गोना टेल यू, आई एम गोना आस्क यू गाइस टू वॉच दोज वीडियोस and then read your essay and मतलब skim through your essays and see where you made your where you messed up, कहाँ mistakes की हैं, कहाँ improvement की गुंजाइश थी। ठीक है, and if you have certain Q मतलब if you want to ask me questions related to that, तो then you can come on Thursday and मेरे से आप क्लास के बाद सवालों जवाब कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली करना है, मैंने क्लास में पेपर नहीं डिस्कस करना। इसीलिए मैंने ये जो वीडियोस P2 की तो कर चुका हूँ, P4 की इस वीकेंड पे करता हूँ। एक वीडियो बना ली है, एक वीडियो अभी तक नहीं बनाई। जो लेबर मार्केट, जो ज्यादातर बच्चों ने सवाल जो किया था लेबर मार्केट्स का, तो वो अभी तक मैंने नहीं बनाया। तो वो इंशाल्लाह मैं इस वीकेंड पे बनाता हूँ। इंशाल्लाह फिर आपको आपके साथ दोनों शेयर कर दूंगा, ताकि घर पे आप इसको देखें और मतलब देखें कहाँ आपकी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ठीक है, सो विद दैट मैंने अटेंडेंस ले ली है जी।